हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो राइटिंग स्किल्स का टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग फॉर क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में जो टॉपिक्स हैं आपके वो राइटिंग स्किल्स के काफ़ी डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा उनकी मार्किंग स्कीम भी है। इसलिए मैंने आज एप्लीकेशन राइटिंग से शुरू किया है बिकॉज ये मोस्ट एक्सपेक्टेडली एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड ने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइटिंग स्किल्स का वो ईमेल राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग का है और जो सैम्पल पेपर्स आए हैं उसमें एप्लीकेशन राइटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए एप्लीकेशन राइटिंग को आप इग्नोर मत करें क्योंकि इसमें फॉर्मेट प्लस कंटेंट कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी। तो बनी रहिए शुरू से लेके एंड तक चारुमोगा इंस्पायर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन राइटिंग फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्मेट। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, एप्लीकेशंस आर नॉट द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्योंकि 10th का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज़ फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो कि मोस्टली केंद्रीय विद्यालय और डीएवी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने भी अडॉप्ट किया है और मैक्सिमम स्कूल्स ने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को अडॉप्ट किया। सो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ कम्युनिकेटिव इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हमने क्या देखना है इस फॉर्मेट में वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा फॉर्मेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मैंने कैसे आपसे चीज़ों को डिस्कस करना है। आपको कहाँ लाइन लीव करनी है, कहाँ लाइन लीव नहीं करनी, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लगेगा। क्योंकि बच्चों की मेनली प्रॉब्लम जो होती है, बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है रिगार्डिंग कि मैम हमें लाइन कहाँ पे लीव करनी है, तो कैसे हमें क्या क्या लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि जैसे ही मैं आपको बोलूँ स्टार्ट राइटिंग तो आप अपनी पेंसिल या पेन पकड़ें, साथ में कॉपी नोटबुक पकड़ें और वहाँ पे सब चीज़ों को लिखना शुरू करें। बिकॉज जब आप लिखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमारे मिस्टेक्स क्या हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन के 4 मार्क्स हैं बोर्ड में, तो उसमें 1 मार्क कैरी फॉर योर फॉर्मेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक बार आप यहाँ समझ कर मत करें, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हैं, उसको प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपका हाथ खुले, आपको पता लगे कि हमने क्या गड़बड़ की है, मैम ने कैसे लिखवाया था और हमने क्या मिस्टेक्स की हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एन एप्लीकेशन, क्यों हम लिखते हैं एप्लीकेशन, क्या मतलब होता है एक एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट। देखिए स्कूल में आप जब स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो आपको डायरेक्टली स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ में याद रखिएगा बेटा कि जब आपने कभी किसी हायर अथॉरिटी से कुछ काम करवाना होता है तो आप डायरेक्टली उनके पास नहीं जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन उनके पास जाती है। आपने बैंक में अकाउंट भी खुलवाना है ना आज के टाइम में, तब भी आपको एप्लीकेशन एक लिखनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ नेम चेंज करवाना है, अपना कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंजेस करवाने हैं, सो यू नीड टू राइट एन एप्लीकेशन टू दी हायर अथॉरिटीज। सो आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशंस दे आर रिटन टू अथॉरिटीज लाइक प्रिंसिपल, स्कूल ऑफिस, बैंक मैनेजर, म्युनिसिपल अथॉरिटीज और यूज फॉर ऑफिशियल और पर्सनल नीड्स। राइट, सो प्रिंसिपल को क्यों लिखते हैं एप्लीकेशन? इफ यू वांट टू लीव और इफ यू नीड सम काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। स्कूल ऑफिस में अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, आपकी क्लास कहीं जाना चाहती है, तो दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर रिटन टू द स्कूल ऑफिस। यू नीड सम डॉक्यूमेंटेशन, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए तो प्रिंसिपल थोड़ा ना देंगी, वो स्कूल ऑफिस देगा। लेकिन वो एड्रेस किसको जाएगा वो मैं आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगी जब मैंने आपको सॉल्यूशंस यहाँ पे कुछ डिस्कस किए हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि हमने एप्लीकेशन, अगर कोई भी हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमने किसको लिखनी है, किसको एड्रेस करनी है, फॉर्मेट में किसका नाम जाएगा, क्योंकि ये चीजें स्टेटमेंट में आपको नहीं बताई जाती। बैंक मैनेजर को हम क्यों एप्लीकेशन लिखते हैं? जैसे मैंने बताया, आपको कोई अकाउंट खुलवाना है
कोई एफडी मैच्योर करवानी है, कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस करवाने हैं, सो यू राइट डाउन द एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर। और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नया घर बन रहा है, यू वांट द प्लान टू बी अप्रूव्ड ऑफ योर हाउस, सो दैट इज द रीजन यू राइट एन एप्लीकेशन टू द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज। सो द क्रक्स ऑफ द एप्लीकेशन इज, अगर आपसे लाइफ में पूछा जाए कि भाई एप्लीकेशन क्यों लिखते हो, तो जरूर बताना कि मैम के क्लास में हमने सीखा था दैट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड an application and it is also written for our personal needs। तो चलिए अब हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है कि वाई इज एप्लीकेशन राइटिंग इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, इसमें फॉर्मल लैंग्वेज आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। फॉर्मल लैंग्वेज ये नहीं होती है हाय हेलो हाउ आर यू। सो फॉर्मल लैंग्वेज होती है जहाँ पे हमें बड़ी ही रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ती है, डिग्निटी के साथ बात करनी पड़ती है। यू कैन नॉट talk to the other person of a higher authority in a very cordial language, जैसे कि आप फ्रेंडली टोन में बात कर रहे हैं, होप यू आर डूइंग गुड। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी मत करना, नंबर कट जाएंगे। ओके कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। यू कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। आपको करेक्ट फॉर्मेट को फॉलो करना है और ये लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगा। आज मेरी क्लास में अगर आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट पढ़ लेंगे ना, सीख लेंगे अच्छे से, तो सारी जिंदगी आपको ये फॉर्मेट भूलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं फॉर्मेट करवाती हूँ बच्चों को, मैं बार बार हर चीज पे ऊपर स्ट्रेस करती हूँ जिससे कि उनको फॉर्मेट में कभी भी मिस्टेक करने का मौका नहीं मिलता। इसमें आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट बताना है कि आपको ये नहीं कि चीज़ों को घुमा फिरा के बताना है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड लाइफ में इसकी क्या रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं एप्लीकेशन में, तो ये भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा किस तरह की एप्लीकेशंस आपको आ सकती हैं एग्जाम्स में। So now it's time to take your notebook and pen and start writing, and that is very important। अब आप सोच रहे होंगे मैम लिखे क्यों, तो लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपने क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी कौन सी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस कैन कम इन द एग्जाम। तो बेटा जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं उनमें से एक या दो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगी एंड यू कैन जस्ट मार्क माई वर्ड्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीव एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आनी। देन कम्स एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। अब कुछ बच्चों को फी कंसेशन का मतलब नहीं मालूम होगा, तो लेट मी टेल यू। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं या जब सेमी गवर्नमेंट स्कूल भी होता है, तो वहाँ कई बच्चे होते हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते कुछ कारणों की वजह से, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल रीजंस। तो उस वजह से दे आस्क फॉर द फी कंसेशन फ्रॉम द स्कूल कि जितनी फीस है उसको कुछ लेस कर दिया जाए। सो दैट इज कॉल्ड एज फी कंसेशन। देन कम्स एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ट्रांसफर। नाउ इशू ऑफ ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सॉरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको क्लास 11th में पड़ती है। जब बच्चे 10th करके किसी और स्कूल या कॉलेज में चले जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, सो देन यू ऑल नीड दिस एप्लीकेशन। और विदाउट राइटिंग एन एप्लीकेशन स्कूल आपको कभी भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू नहीं देता। अगर आप ये कहते हैं कि बस बोल के कि मैम मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दें, तो कोई भी स्कूल नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। इन बिटवीन जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई ऑल ओवर पैन इंडिया चलता है, तो बच्चों का सिलेबस सबका सेम होता है ऑलमोस्ट। कुछ प्राइवेट स्कूल्स का डिफरेंट कभी हो जाता है टिल 8th स्टैंडर्ड। नॉर्मली सीबीएसई ने एक ही तरह का सिलेबस रखा हुआ है एज पर एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जब बच्चा स्कूल चेंज करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है, जिनके पेरेंट्स आर्मी में होते हैं, कुछ ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, तो तब भी उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ट्रांसफर होगा तभी आपको नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन मिलेगी। ओके तो इसकी एप्लीकेशन का कंटेंट आना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देन कम्स एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट और सेक्शन। ओके सब्जेक्ट
सोच रहे होंगे कि मैम सब्जेक्ट का मतलब कौन सा सब्जेक्ट, हमारे क्या मेन सब्जेक्ट हम चेंज करा सकते हैं? तो लेट मी टेल यू, यहाँ मेन सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है। 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 5th सब्जेक्ट होता है, उसको कभी कभार बच्चे चेंज करवाते हैं। जैसे किसी का IT है, किसी का पेंटिंग होता है, तो किसी का फूड प्रोडक्शन होता है। तो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं। आपको नहीं लगता कि मैं ये कोप अप कर पाऊंगा या मुझे आगे जाके ये सब्जेक्ट हेल्प नहीं करेगा, तो बच्चे वो सब्जेक्ट को चेंज करवा लेते हैं। मेन सब्जेक्ट्स आपके चेंज नहीं होते हैं। देन कम सेक्शन। सेक्शन क्यों हम चेंज कराते हैं? जब हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स किसी और सेक्शन में है, जहां आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी आपके टीचर्स के साथ ज़्यादा है, उस सेक्शन में वो सेक्शन ब्राइट है, वहाँ कुछ नोटोरियस बच्चे हैं जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो तब आप सेक्शन चेंज करवाते हैं। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन फॉर बस पास। बस पास मतलब जैसे आप लोग शायद एक ही सिटी में रहते होंगे, आपको स्कूल बसेस लेने आती होंगी, बट कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जहाँ पे बच्चों को कम्यूट करना पड़ता है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसलिए उनको बसेस चेंज करनी पड़ती हैं और वो रोज़ बस का फेयर नहीं दे पाते, इसलिए वो एक ही बारी में 1 मंथ का बस पास बना लेते हैं सो दैट उनको आने जाने में आसानी रहे। तो दैट इज कॉल्ड एज बस पास। अब आता है बोनाफाइड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगी। इसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में पूरी सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगी, प्रूव करूंगी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। एंड लेट मी टेल यू, ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम एप्लीकेशन पढ़ के मैम बोनाफाइड सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ गई, हमें मीनिंग ही नहीं पता था तो हमने लिखी ही नहीं। तो बेटा बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, किस लिए चाहिए होता है, इसका मैं सब आंसर आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो प्लीज बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको क्लियर हो अगर ये एप्लीकेशन आ जाती है तो मुझे क्या कंटेंट लिखना है। अब चलते हैं फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले ये 8 पॉइंट्स अपनी नोटबुक पे लिखिए। क्यों लिखे? क्योंकि अगर ये 8 पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, आपको याद होंगे, तो ये याद होगा कि हमने एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, फिर आती है डेट, देन कम्स रिसीवर्स एड्रेस, फिर आता है सब्जेक्ट, देन कम्स सैल्यूटेशन, फिर आती है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन जिसमें आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं। आपने नीचे ही लिखे पैराग्राफ नंबर 1, उसके नीचे लिखे पैराग्राफ नंबर 2, जिसमें कि पैराग्राफ 1 में आएंगी ओपनिंग लाइंस, पैराग्राफ नंबर 2 में आएगा रीजन और पैराग्राफ 3 में आएंगी आपकी क्लोजिंग लाइंस। ये चीजें याद रखें, गलती मत करें यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि जरा सी गलती अगर हुई नहीं, अगर आप लोगों ने 1 पैराग्राफ में ही एप्लीकेशन लिख दी तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये बॉडी ऑफ एप्लीकेशन ही आपका मेन कंटेंट है, इसी के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। यहाँ अगर कंटेंट गड़बड़ हुआ ना, अगर पैराग्राफ एक ही लिखा हुआ जो बच्चे मोस्टली करते हैं, तो उनको वहां पे सिर्फ 1 या हाफ मार्क मिलेगा। देन कम्स थैंकिंग लाइन एंड लास्ट कम क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। इस वीडियो में आपको ओपनिंग लाइन सिखाई जाएंगी, क्लोजिंग लाइन सिखाई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं स्कूल में, बस वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट करवा देते हैं और बस एक दो एप्लीकेशन सोल्यूशन के तौर पे बच्चों को दिखा देते हैं, बट दे डू नॉट डिस्कस द ओपनिंग लाइंस इन वेरियस फॉर्म्स, या क्लोजिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है। वो सेम क्लास में बच्चे, सारे स्कूल में बच्चे सेम ही लाइंस लिखाते हैं, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी कहाँ हुई? सीबीएसई ने क्यों क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ स्ट्रेस किया है, क्यों क्रिएटिविटी की तरफ स्ट्रेस किया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आए, लिखना आए, अच्छे अच्छे क्रिएटिव कंटेंट उनके आए। ये ना हो कि सारे बच्चे एक जैसा रट्टाफिकेशन करके सेम लाइंस लिख रहे, तो फिर क्या फर्क हुआ ना आप में और उन बच्चों में जो रट्टा करते हैं। बिकॉज वेराज सीबीएसई का यही कहना है, एनईपी का यही कहना है, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव स्किल्स, ये सब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की तरफ स्ट्रेस करें। ओके, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। अब चलते हैं हम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल एप्लीकेशन, जिसको कि हम फॉर्मल एप्लीकेशन कहते हैं। चलें, सबसे पहले
देखिए सेंडर्स एड्रेस। अब ये जो स्लाइड है यहाँ आपको पता लगेगा कि हमने लाइन कहाँ पे लीव करनी है। सेंडर एड्रेस मैम कैसे होता है, क्या होता है, वो अगली साइड में मैं और बताऊंगी। अभी सिर्फ धीरे धीरे चलते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सिर्फ लिखिए सेंडर्स एड्रेस, लाइन छोड़े, जैसे आपको रेड में नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए मैं पॉइंटर के साथ आपको दिखाती हूँ। यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर सेंडर्स एड्रेस। मैं चलो बोल के भी बता देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 49 कॉमा ग्रीन एनक्लेव न्यू दिल्ली, ठीक है। तो 49 के बाद हमने कॉमा लगाना है, उसके बाद हाउस नंबर के साथ याद रखिए, हाउस नंबर के बाद हमेशा कॉमा लगता है, ओके। एंड ग्रीन का जी कैपिटल, एनक्लेव का ई कैपिटल, and then comes New Delhi, new N capital and Delhi D capital. बच्चे क्या लिखते थे Delhi, please don't write only Delhi, it's the capital of your country, so write a New Delhi. अब हमने नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखना है, दैट इज डेट। डेट क्या कैसे लिखते हैं बेटा, डेट लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज 8 अगस्त कॉमा 20, क्रॉस क्रॉस भी लिख सकते हैं या 2026 लिख सकते हैं, जो भी रनिंग ईयर चल रहा है आपका वो भी लिख सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन एंड इसके नंबर नहीं कटते हैं। कई स्कूल्स होते हैं कहते हैं कि ईयर लिखो, कई कहते हैं क्रॉस क्रॉस लिखो, सो इन बोथ द केसेस बोथ आर करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर। ये याद रखें, कई बुक्स हैं जो अगर आप सैम्पल पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे 8 अगस्त लिखा होता है, वो गलत है, क्योंकि आपको डेट के साथ जैसे 8 है TH लगता है, ऊपर करके लगेगा, बिल्कुल लाइन के नीचे नहीं होता, इट कम्स अबव, TH इज इन स्मॉल लेटर्स, ओके। कई जैसे 3rd है, RD है, RD ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना। बच्चे कई नीचे लिखते हैं, वो गलती है, वो गलती मिस्टेक मत करें। और हमेशा मंथ के बाद कॉमा डालें। अगर आप लिखते हैं 8 नवंबर, तो नवंबर में NOV मत लिखें, NOV डॉट, दिसंबर DEC डॉट मत लिखें। अब आपका पेपर होना है फरवरी में, तो FEB डॉट मत लिखें, इसका मतलब होता है एब्रीविएशंस। जब हम डॉट लगा देते हैं तो वो वर्ड क्या बन जाता है, एब्रीविएशन, और एब्रीविएशंस आर नॉट एट ऑल अलाउड इन राइटिंग स्किल्स, प्लीज ये चीज को भूले नहीं। देन अगेन लीव अ लाइन, देखिए यहाँ पे लाइन लीव है, पता लग गया आपको। अब आता है रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पे एक गलती मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो कॉमर्स लगे इनको कॉमर्स को आपने रिमूव करना है, कॉमर्स नहीं आते हैं, ओके। अब हम लिखते किसको लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिखी जाती है स्कूल के प्रिंसिपल को, तो राइट डाउन द प्रिंसिपल। सिर्फ प्रिंसिपल नहीं लिखते, इट इज ऑलवेज द प्रिंसिपल। कुछ लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, नहीं बेटा, टू पुराने जमाने में होता था 1960, 70, 80s में, उसके बाद टू खत्म हो गया, अब टू नहीं लगता, अब सिर्फ आता है द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में भी बच्चे प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख जाते हैं, वो लिख जाते PRINCIPLE, वो प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल। यहाँ हम प्रिंसिपल किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, दैट इज अ डेजिग्नेशन। चलिए अब सेकेंड लाइन यहाँ पे क्या आती है, अगर तो स्कूल का नेम मेंशन है तो जरूर लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, तो राइट ऑन केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और अगर किसी स्कूल का नाम मेंशन नहीं है तो लिखें ABC स्कूल। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रिंसिपल और ABC स्कूल के बाद में कॉमा नहीं लगाना, द प्रिंसिपल और ABC स्कूल के बाद कॉमा नहीं लगेगा, ये चीज को याद रखें। एंड देन कम सिटीज नेम। अब जैसे सिटी का नेम भी नहीं मेंशन है तो आप लिख सकते हैं XYZ सिटी, ओके। तो देन अगेन लीव अ लाइन, मैंने क्या बोला था, XYZ सिटी, ओके। सिटी XYZ का लिखना, सिटी XYZ सिटी लिख सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए मैम, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का। इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जरूर बताऊंगी आपको, वेट करें, पेशेंस रहे, सिर्फ अभी पॉइंट्स को रिटेन करें, रिमेंबर करें। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे वीडियोस में एक एक पॉइंट धीरे धीरे करके बताती हूँ, ताकि बच्चे जो कर रहे हैं उनका एक ही वीडियो में इतनी अच्छी तैयारी हो जाए, उनको कोई भी बुक को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सारा कुछ उनको इस वीडियो में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन, ओके। तो सैल्यूटेशन से पहले भी हमने एक लाइन लीव करनी है, ओके। जैसे सब्जेक्ट के बाद एक लाइन लीव की, अब सैल्यूटेशन के बाद भी एक लाइन लीव करेंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, बेटा जब कोई एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो आप किसी को एड्रेस करते हैं, मतलब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो उनको जब हम रिस्पेक्टेड करते हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैल्यूटेशन, ओके। तो कई बच्चे लिखते हैं मैम,
मैम भी ठीक है, MA अपॉस्ट्रोफी AM, MAM मत लिखे, इट इज MA अपॉस्ट्रोफी AM, ओके, कॉमा, देन अगेन लीव अ लाइन। अब आएगी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, जो मेन आपका कंटेंट है, और यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी बच्चे के साथ। बोर्ड की तरफ से आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, पैराग्राफ क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ये ना हो कि एक ही पैराग्राफ, मैम हमने तो लिखे थे 3 पैराग्राफ, नहीं बेटा, कभी कभार जैसे ना थोड़ी स्पेस छोड़नी पड़ती है सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, ओके, तो वो स्पेस क्लियरली छोड़े ताकि पता लगे टीचर को 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं। अब हम ये देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग लाइंस होती हैं, सेकंड पैराग्राफ रीजन होता है, थर्ड पैराग्राफ क्लोजिंग होता है। इसको मैंने आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको आगे फिर से बताऊंगी। 7 पॉइंट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंक यू, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ये वर्ड्स हो जाते हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है। देन कम्स योर सिंसियरली, यहां याद रखें योर सिंसियरली कैसे लिखना है, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं। वाई को हमने लिखना है कैपिटल, जैसा वाई आपको इस स्क्रीन में नजर आ रहा है वैसा ही वाई आपने लगाना है। आपने कोई ऐसे दूसरे रनिंग राइटिंग वाला वाई नहीं लगाना, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। वाई वैसा ना लिखें, वाई आप लोगों ने ये देखिए, ये जैसा वाई है इसको वैसा ही बना के लिखना है। देन कम सिंसियरली, सिंसियरली का एस होगा स्मॉल लेटर्स में, वाई तो हो गया कैपिटल में, लेकिन सिंसियरली का एस हो गया स्मॉल में। ये देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको पता लगे। और इसके बाद कॉमा आएगा ही। हमने टोटल कितने कॉमास यूज किए पूरे फॉर्मेट में, याद रखें, सबसे पहले हाउस नंबर के बाद, फिर डेट के बाद, यहाँ पे हाउस नंबर के बाद आएगा, ये बना देती हूँ कॉमा, फिर ये डेट के बाद कॉमा आ गया, उसके बाद में यहाँ कोई कॉमा नहीं, ये क्रॉस है, यहाँ कोई कॉमा नहीं आ रहा आपका। देन आपका आता है योर सिंसियरली के बाद कॉमा, ये रहा कॉमा आपका, ठीक है। एंड देन कम्स, इसके बाद क्या आता है, सिग्नेचर। बहुत सारे स्कूल सिग्नेचर नहीं बताते, सिग्नेचर आता है, उसके बाद आएगा आपका नाम, क्लास, एंड देन कम्स सेक्शन, 10th A 10th B 10th C, जो भी आपका सेक्शन है। आई होप सो आपको फॉर्मेट के पॉइंट सब प्रॉपरली दिमाग में बैठ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब शुरू करते हैं फॉर्मेट। न्यू पेज निकालें, कॉपी का पूरा फॉर्मेट लिखें, इसको एक एक करके मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो। अब आप दोबारा से देखें, यहाँ पे हमने क्या लिखा है। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, हाउस नंबर 45, कॉमा, देखिए कॉमा कहाँ पे आया, ये आया कॉमा आपका 45, कॉमा, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली, यहाँ कोई लाइन नहीं लीव करनी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है। अब इधर आपने लाइन लीव करनी है, ये आपकी हो गई लाइन लीव, ओके। डेट के बाद कोलन, अगर डेट ऐसे लिख रहे हैं कोलन जरूर आना चाहिए। 8th जैन, देखिए 8th TH कैसे आया, जनवरी। अब जैसे नेक्स्ट मंथ आपका फेब्रुवरी है तो फेब्रुवरी लिखे, कॉमा जरूर डालें, कॉमा आ गया। एंड देन कम्स 2026 या 20XX कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर में कौन आता है, यहाँ हमने डेजिग्नेशन को रेफर करना है। कौन सी डेजिग्नेशन है, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल जरूर लिखे, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं चलेगा। ABC पब्लिक स्कूल कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। और अगर न्यू दिल्ली नहीं मेंशन है तो आप लिख सकते हैं XYZ सिटी। न्यू दिल्ली भी लिख देंगे तो नंबर कोई नहीं काटेगा, डोंट वरी, इतने नहीं स्ट्रिक्ट होते हैं राइट रूल्स वहां पे। यू नीड टू मेंशन सम काइंड ऑफ सिटी, दैट इज सफिशिएंट। अब चलते हैं सब्जेक्ट लाइन। यस, सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है मेन कि हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट इज ऑलवेज शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। कितने वर्ड्स का होता है, 3 to 4 वर्ड्स का, दैट्स इट। 3 to 4 वर्ड्स का ही सब्जेक्ट जाएगा, ज्यादा वर्ड्स नहीं आते। जैसे सब्जेक्ट लिखा, ये जरूर लिखना है। उसके बाद कोलन लगाएं, 2 साइन को बोलते कोलन। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, देखिए टोटल कितने वर्ड्स बने, 4। अब यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स कौन से आए, एप्लीकेशन का A कैपिटल, सिक का S कैपिटल, लीव का L कैपिटल। फॉर को क्यों कैपिटल नहीं डाला, बिकॉज वो क्या बनती है, प्रेपोजिशन, ठीक है, ये बन जाती है आपकी प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को हम कभी भी
हम कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, प्रेपोजिशन इज ऑलवेज इन द स्मॉल लेटर्स। एंड नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि कुछ बच्चे जो सब्जेक्ट होता है उसको हाईलाइट भी करते हैं, तो आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हैं, वो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट देता है एग्जामिनर पे। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए कैपिटल, एफ कैपिटल, कंसेशन का सी कैपिटल, सब्जेक्ट के बाद कोलन लगे हैं और लास्ट में आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, सिर्फ प्रेपोजिशन को फॉर को हाईलाइट नहीं करना, दैट्स इट। आप चलते हैं सैल्यूटेशन की तरफ। जो मैंने आपको बताया रिस्पेक्टेड सर मैडम या डियर सर मैडम, अब आपने डियर को नहीं फॉलो करना, आपने रिस्पेक्टेड ही करना है, क्योंकि आज भी हम डियर बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज के बच्चे होते हैं वो लोग लिखते हैं, वहाँ पे इतना रिगार्ड नहीं करते हैं, बट हम इंडियंस हैं तो हम लोगों ने रिस्पेक्टफुली ही बात करनी है अपने प्रिंसिपल से, सो राइट ऑन रिस्पेक्टेड सर मैडम। अब चलते हैं हम फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें यूजुअली 3 पैराग्राफ्स जाएंगे। सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो कौन सा जाएगा, इट इज रीजन फॉर राइटिंग, कि हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, दैट इज द रीजन फॉर राइटिंग। ठीक है, ये आ गया आपका पैराग्राफ 1। सेकेंड पैराग्राफ में क्या होगा, डिटेल्स एंड ड्यूरेशन, मैं कब से कब तक छुट्टी पे रहूंगा, वो आएंगी आपकी पैराग्राफ नंबर 2 में, डिटेल्स एंड ड्यूरेशन। पैराग्राफ 3 में क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट एंड एश्योरेंस, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं। पैराग्राफ 1 क्या आ गया आपका, रीजन फॉर राइटिंग। पैराग्राफ 2 क्या आ गया आपका, इट शुड बी अबाउट डिटेल्स एंड ड्यूरेशन। एंड पैराग्राफ 3 क्या आ गया, रिक्वेस्ट एंड एश्योरेंस। तो प्लीज ये सब चीजों को याद रखें। आपने तीनों पैराग्राफ मेन कंटेंट आपका यही है, तो यहाँ आपने कोई भी गलती नहीं करी, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, तीनों को अलग अलग लिखना है बना के, कोई भी एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ ना लिखें, आपके मार्क्स मैटर करते हैं बोर्ड में। सो अब चलते हैं हम ओपनिंग लाइंस की तरफ फॉर पैराग्राफ 1, जो कि स्कूल्स में आपको नहीं इतना करवाया जाता, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओपनिंग लाइन सब तरह के बच्चों के लिए लैंग्वेज में लिखी गई है, चाहे बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, टॉपर है क्लास का, हर एक बच्चे के लिए ये ओपनिंग लाइन्स हैं, हर कैटेगरी के बच्चे के लिए। सो सबसे पहले याद रखें जो सबसे सेफ है, जहाँ पे आप हर कोई बच्चा कर सकता है, बहुत ही सिंपल लाइन है, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट के बाद आपने लिखना है कि आपको लीव चाहिए, क्या चाहिए, दैट आई नीड लीव फॉर 2 days whatever, then I would like to respectfully inform you that, respectfully वर्ड यूज किया है ताकि आप अपने प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट से बात कर सकें। थ्रू दिस एप्लीकेशन कॉमा आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट, अगर ये सेंटेंस आप लिखते हैं तो याद रखें एप्लीकेशन के बाद आपने कॉमा जरूर लिखना है। अगर ज्यादा कुछ पॉलिश करना है, स्लाइटली पॉलिश करनी लैंग्वेज, तो आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू सीक योर काइंड परमिशन रिगार्डिंग, ओके, दिस इज टू इन्फॉर्म यू विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट। एक भी लाइन अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपकी ओपनिंग अच्छी शुरू हो जाती है। जैसे ओपनिंग बैट्समैन क्यों स्ट्रांग रखते हैं, क्योंकि वो आए तो क्रिकेट को, आपकी ये गेम को जिता दे। ऐसे ही ओपनिंग लाइंस अगर आपकी अच्छी होंगी तो ऑफ कोर्स आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पे। सिचुएशन बेस्ड ओपनिंग्स कैसे लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट लीव फॉर द फॉलोइंग रीजन, आई विश टू सबमिट दिस एप्लीकेशन इन कनेक्शन विद, कि क्या रीजन है, किसी के घर में वेडिंग आ जाती है, किसी को कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट राइटिंग। चलें अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ, जहां पे आपको फ्लुएंसी चाहिए। आपको कैसे बिगिन करना है ये पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ ये बिगिन करना है बाय राइटिंग द रीजन फॉर द सेम इज दैट, या ड्यू टू दी अबव मेंशन सर्कमस्टांसेस। और जब आप वर्ड यूज करते हैं अबव मेंशन, तो याद रखें अबव के बाद हाइफन जरूर आता है, हाइफन नहीं लगाएंगे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक में कंसिडर हो जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट, जैसे बिकॉज आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन सो आई नीड लीव फॉर 2 days, सो एज अ रिजल्ट कॉमा जरूर लिखें स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 2 days। ये आपका आ गया सेकेंड पैराग्राफ। अब हम चलते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ की तरफ, क्लोजिंग लाइंस की तरफ।
ध्यान से देखिए पैराग्राफ नंबर 3 कैसे लिखना है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू grant my request and oblige, या I shall be highly grateful to you for your kind consideration। अब यहाँ grateful की स्पेलिंग्स देखें, GRATEFUL आना है, GREAT नहीं आता, वो गलत स्पेलिंग होते हैं। I hope you will consider my request sympathetically। आप मेरी रिक्वेस्ट को बड़े ही सिंपैथेटिक वे से डील करेंगे। Now with assurance, very impressive, मतलब I assure you that I'll complete all the pending work at the earliest। तो जब भी हम किसी को एश्योर करते हैं तो बहुत ही एक इम्प्रेसिव वे से करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि कि मैं एश्योर करता हूँ कि आई विल कम इन टाइम। पता क्या करूँगा, रीज़न बताएं ना। आई एश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट, जब मैं आऊँगा वापस, सो आई विल कंप्लीट ऑल द पेंडिंग वर्क एट द अर्लीस्ट। एट दी अर्लीस्ट मीन्स जल्दी से जल्दी करूंगा, तो ये एक फ्रेज है, इसको लिख लें, एट दी अर्लीस्ट। आई एश्योर यू ऑफ माई सिंसेरिटी एंड रेगुलरिटी आफ्टर रिटर्निंग। मैं एश्योर करता हूँ, एश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है क्लोजिंग लाइंस में, क्योंकि लीव आपको विदाउट एश्योरेंस नहीं मिलती है, ये याद रखें। एश्योरेंस देना टीचर्स को, सॉरी प्रिंसिपल को बहुत ज़रूरी है कि मैं आके अपना सारा काम कर लूँगा। ओके और कुछ ऐसी भी स्ट्रॉन्ग एग्जाम क्लोजिंग्स हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी परमिशन फॉर द सेम, या आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है तो आप ये भी लिखते प्रिंसिपल को कि आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, कि इस मैटर को ध्यान से देखें, एंड डू द नीडफुल। ये टेक्निकल लैंग्वेज है। डू द नीडफुल का मीनिंग होता है कि जो भी आप कर सकते हैं करें। ओके तो ये सब चीज़ों को भूलें नहीं, याद रखें, ये आपको क्लोजिंग लाइंस बहुत हेल्प करेंगी। और एश्योरेंस देना ना भूलें। आपको बार बार मैं ये बता रही हूँ, कुछ बच्चे सिर्फ ये कहते हैं कि आई थैंक यू लिख देते हैं, क्लोज कर देते हैं। नहीं, जब तक आप एश्योरेंस नहीं देते हैं तो तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलती है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी हम्बल एंड पोलाइट लैंग्वेज। यू नीड टू आस्क योर प्रिंसिपल एंड से टू हो। अब चलते हैं एंडिंग की तरफ। थैंकिंग यू अब आएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करें। सी आई एम लीविंग अ लाइन ओवर हियर, लीव अ लाइन आफ्टर थैंकिंग यू। दिस इज यू नीड टू लीव अ लाइन। देन कम्स योर सिंसियरली। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वाई विल बी कैपिटल, एस विल बी स्मॉल, और यहाँ पे आपने लगाना है सिंसियरली के बाद कॉमा। ओके देन नेम मैंने अपना डाला है चारुमो का, क्लास 10th A। और जब 10th A लिखेंगे आप, या 10th B वॉट एवर सेक्शन इज मेंशन, तो वहाँ पे आपने हाइफन जरूर लगाना है सेक्शन को लिखते वक्त। देन कम्स रोल नंबर, नंबर NO, पूरा NUMBER मत लिख के आए, यहाँ पे एब्रिविएशन चलेगी, और नंबर के पास डॉट जरूर डालें। ओके दिस इज हाउ वी राइट डाउन दी फॉर्मेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कंप्लीट एक एग्जाम्पल आपके सामने है लीव एप्लीकेशन की। यू नीड दी लीव फ्रॉम द स्कूल। कैसे लिखा जाए, कंटेंट के साथ है, ध्यान से देखिए कैसे फॉर्मेट को फॉलो किया है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चाहे आपके स्कूल की शीट्स हों चाहे बोर्ड की शीट्स हों, अगर तो मार्जिन ड्रॉ है वेरी गुड, इन केस मार्जिन ड्रॉ नहीं है तो प्लीज़ इंग्लिश के पेपर में तो ज़रूर मार्जिन पेंसिल स्केल से ज़रूर ड्रॉ करें। ये पूरी लाइन मार्जिन की है, मैं आपको ड्रॉ करके एक दिखा देती हूँ, तो थोड़ा सा स्लैंटिंग आएगा, इट वॉन्ट बी स्ट्रेट, बट प्लीज़ याद रखें कि हमने मार्जिन लाइन ये स्ट्रेट ड्रॉ करनी ही करनी है। ये देखिए आप, जैसे ये लाइन जाती है, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, डोंट जस्ट टेक इट नॉन सीरियसली, ये बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग एज अ पेंसिल ओवर हियर। तो यहाँ पे आप याद रखें कि मार्जिन के साथ ही सारे अल्फ़ाबेट्स जाएंगे। मार्जिन के बाहर जैसे ये A निकला है वैसे ना लिखें, मार्जिन के साथ ही सारे के सारे आपके अल्फ़ाबेट्स जाएंगे। ओके तो चलिए अब चलते हैं, फॉर्म अपनी लैंग्वेज को समझते हैं। पहले हाउस नंबर के बाद आ गया आपका कॉमा, ये देख लें, ग्रीन पार्क कोई कॉमा नहीं, न्यू दिल्ली, एक लाइन लीव करी, डेट 8 जनवरी, उसके बाद यहाँ पे लगाएं कॉमा, डेट आ गई 8 जनवरी 2026, यहाँ लाइन लीव की, द प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, लीव अ लाइन अगेन। देन करते हैं हम सब्जेक्ट, कोलन डालें, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अगेन लाइन लीव करें, ये सब लाइन लीव की हुई हैं। रिस्पेक्टेड सर या मैडम या मैम, यहाँ पे भी लाइन लीव करें। और फर्स्ट पैराग्राफ आ गया आपका ओपनिंग पैराग्राफ, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म यू about my inability to attend school for a short period due to health reasons।
अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ों को ध्यान देना है, मैं स्कूल नहीं आ सकता, उसकी इंग्लिश क्या होती है, माई इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल। ये लाइंस को नोट करें। और यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं, मैं कब से कब तक छुट्टी पे हूँ, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ लिखना क्या है, शॉर्ट पीरियड, क्यों, ड्यू टू हेल्थ रीजंस। अब रीजंस क्या है वो मैं सेकेंड पैराग्राफ में बताऊंगा अपनी मैम को। तो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। रीजन पैराग्राफ 2 में हमने क्या बताया, वायरल फीवर। तो कैसे लिखेंगे हम लाइन, आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर and the doctor has advised me to take complete rest for 2 days। और TWO2 लिखना है, इंग्लिश में नंबर्स लिखते नहीं है, वर्ड्स लिखते हैं। ओके, ड्यू टू दिस कॉमा आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल। अब बतानी हमने डेट, कब से कब तक, 9th to 10th जनवरी। अब यहाँ पे कॉमा मिसिंग है तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया कॉमा, ये देखिए। ठीक है, 2026। फिर अगर आप चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हैं पैराग्राफ 3 के लिए, नहीं तो चलेगा, ऐसे भी पैराग्राफ 3 लिख सकते हैं, बट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से आप पैराग्राफ 3 शुरू कर रहे हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर द अबव मेंशन डेज एंड आई फुल स्टॉप आई एश्योर यू। अब देखो, एश्योर के लिए मैंने क्यों एश्योरेंस मांगी थी आपसे, एश्योरेंस का मतलब है कि मैं जब वापस आऊंगा तो क्या करूंगा, तभी लीव मिलती है। और यहाँ पे अबव मेंशन डेज का मतलब क्या है, मैंने दोबारा डेट को मेंशन नहीं करना, एक बारी मेंशन करिए दैट्स सफिशिएंट। दो बारी डेट मत लिखें, एक ही बारी सफिशिएंट है सेकंड पैराग्राफ में। अबव के बाद हाइफन मेंशन लिखे, मेंशन डेज फुल स्टॉप आई एश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल द पेंडिंग वर्क आफ्टर रिटर्निंग टू स्कूल फुल स्टॉप। फिर लीव अ लाइन, यहाँ पे अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन। अब लिखा हमने थैंकिंग यू, योर सिंसियरली वाई कैपिटल, सिंसियरली का एस स्मॉल, और यहाँ पे हमने लगाया कॉमा। जरूर याद रखें कॉमा लगाना है। नेम लिखो अपना एंड देन क्लास 10th A वॉट एवर सेक्शन, और 10th के बाद जरूर आप लोग हाइफन डालें। आप चाहें तो उसके पहले अपने इनिशियल्स भी कर सकते हैं, सिग्नेचर। अब हमने कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है while writing the application। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज फॉर्मल वर्ड्स, कोई भी फ्रेंडली वर्ड यूज नहीं करना, ज़्यादा फ्रेंडली मत बने। कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करनी। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे जिस वर्ड में आप अपॉस्ट्रोफी लगा लेते हैं, जैसे डोंट, कांट, शैल्ट, वॉजंट, विल, सो ये क्या होती है, अपॉस्ट्रोफी के साथ टी लगाते हैं, दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्शन। वो राइटिंग स्किल्स में कहीं नहीं यूज करनी, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो, चाहे वो आपकी ईमेल राइटिंग हो, चाहे वो आपका डायलॉग राइटिंग हो, आपने कहीं पे भी नहीं यूज करनी कंट्रैक्शन। बड़ा पोलाइटली रिस्पेक्टफुली लिखना है एंड वर्ड लिमिट पे स्ट्रिक करना है, दैट मीन्स 3 पैराग्राफ्स। कई टॉपर बच्चे होते हैं, वो पता क्या करते हैं, इतनी लंबी एप्लीकेशन रीजंस की लिख देते हैं कि टीचर थक जाती चेक करते करते, और उसको समझ नहीं आता कि इसके नंबर दूं कि काटूं। तो याद रखें एप्लीकेशन टू द पॉइंट होती है, एक पेज सफिशिएंट होता है, जो बोर्ड की शीट होती है उससे ज़्यादा मत इंक्रीज करें। आपने कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखनी, सब्जेक्ट लाइन भूलना नहीं, लिखना है, फॉर्मेट को प्रैक्टिस करें और ग्रामर एरर्स को भी ध्यान दें। अब हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट की पूरी एप्लीकेशन आपको लिख के दूंगी, बताऊंगी कैसे लिखनी, क्या मतलब है। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है फॉर फी कंसेशन, देन कम्स फॉर चेंज ऑफ सेक्शन एंड देन कम्स फॉर इशूइंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो चलिए ये फर्स्ट 2 एप्लीकेशंस तो आप अपने आप प्रैक्टिस करें, और हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर इशूइंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट की तरफ। तो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट आप देख लें, जैसे मैंने आपको पहले कराया था सेम वही है। 45 ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, लीव अ लाइन, डेट आ गई 8 अगस्त 2026 या 2026, लीव अ लाइन, द प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इतना ही चलेगा आपका, अ बोनाफाइड, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चाहिए, और आप कहेंगे मैम आपने कहा था 4 to 5 वर्ड्स आते हैं, यहाँ तो ज़्यादा वर्ड्स आ गए हैं सब्जेक्ट में। तो हाँ जी बेटा, हमें बताना भी तो ना हमें क्या चाहिए। हमें बोनाफाइड फॉर गेटिंग वर्ड नहीं होता, हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट को इशू करवाना होता है। ऐसे ही अगर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर इशूइंग अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, लीव अ लाइन, रिस्पेक्टेड सर मैडम, देन अगेन लीव अ लाइन।
रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन को हमने क्या कहा यहाँ पे, एस्टीम इंस्टीट्यूशन. सो आई रिक्वायर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट टू सबमिट इट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ माई स्टूडेंट स्टेटस. इससे जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो उनको आपकी वेरिफिकेशन करानी होती है, तो इसलिए आपका सर्टिफिकेट मांगते हैं. आपको ये किस लिए चाहिए होता है, कंसर्न अथॉरिटीज मांगती हैं. किस लिए, आपकी वेरिफिकेशन के लिए कि आपका स्टूडेंट स्टेटस क्या है, कब से है आप इस स्कूल में पढ़ रहे. सो देयरफॉर के बाद हमेशा कॉमा लगाएं. देयरफॉर क्या होती है, वो एक सेंटेंस कनेक्टर है. I kindly request you to issue the certificate at the earliest. जल्दी से जल्दी मुझे ये सर्टिफिकेट इशू करें. अब अगेन लीव अ लाइन, क्लोजिंग लाइन कैसे लिखेंगे, I shall be highly grateful to you for your kind cooperation. I assure you that I will use the certificate only for the stated purpose. मैं एश्योर करता हूँ कि मैं ये सर्टिफिकेट को सिर्फ उसी काम के लिए यूज करूंगा जैसे जिसके लिए मैंने मांगा है. लीव अ लाइन, थैंकिंग यू, देन कम्स yours sincerely, चारों होगा, क्लास 10 थे, रोल नंबर कम्स 12. सो दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन एप्लीकेशंस टू यू. फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें जिनको एप्लीकेशंस नहीं आती है या जिनको रिवीजन करनी है, और कौन कौन से टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के दिखाएं. तो नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलेगा. बट पहले मेरा फोकस है कि मैं आपको राइटिंग स्किल्स की तरफ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं, सारी राइटिंग स्किल्स आपके एग्जाम्स में आपको एक्सप्लेन करूं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. चारुमोगा इंस्पायर्स.